जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिग बैंग सिद्धांत का। जैसा कि हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांतों को पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रकृति रहस्यों से भरा हुआ है। हम ब्रह्मांड में जो कुछ देखते हैं, चाहे वह ग्रह हो, नक्षत्र हो, उपग्रह हो, तारे हो, आकाशगंगाएं हों, वे सब एक रहस्य हैं जिसका अध्ययन हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आज हम लोग बिग बैंग सिद्धांत, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, उसको समझने से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखते हैं, फिर हम बिग बैंग थ्योरी को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसे हम ब्रह्मांड की संज्ञा दिए। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टालमी ने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक यानी भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। भू केंद्रित अवधारणा अर्थात जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन क्लॉडियस टालमी के द्वारा किया गया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी इस सिद्धांत में माना गया भू अर्थात पृथ्वी हमारा ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने भी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में उपस्थित हैं वे सब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया क्लॉडियस टालमी के द्वारा। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही। यानी क्लॉडियस टालमी के द्वारा दिया गया जो ये अवधारणा थी, जियोसेंट्रिक अवधारणा था, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये लंबे समय तक बनी रही। बाद में इसके विरोध में एक अन्य अवधारणा का प्रतिपादन होता है जिसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा अर्थात सूर्य केंद्रित अवधारणा कहा गया। इसका प्रतिपादन निकोलस कापरनिकस द्वारा किया गया। इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी माना जाता है। इस अवधारणा के तहत कापरनिकस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है वो पृथ्वी नहीं है, सूर्य है तथा सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह उपग्रह ये सब उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यानी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को ही माना गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। इसके प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे या जॉर्ज लेमेंटियर, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग बुकों में कहीं पर जॉर्ज लेमेत्रे लिखा मिलेगा, कहीं जॉर्ज लेमेंटियर लिखा मिलेगा, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेल्जियम के निवासी थे। आगे चल करके रॉबर्ट वेगनर तथा अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा इसको एक्सप्लेन भी किया गया। बिग बैंग घटना जो है आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, किंतु कुछ वैज्ञानिक इसे आज से 15 अरब वर्ष पूर्व भी मानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन यानी हाईली डेंस एवं अत्यंत उच्च तापमान वाले एकल बिंदु या एक पिंड के रूप में था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस समय जितना मैटर, जितनी ऊर्जा ब्रह्मांड में है सब उसी पॉइंट में अंतर्निहित थी। किन्हीं कारणों से आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 अरब वर्ष पूर्व इस बिंदु में विस्फोट होता है जिसे महाविस्फोट या बिग बैंग नाम दिया। और इसी घटना के साथ साथ टाइम, मैटर और स्पेस की उत्पत्ति होती है। टाइम अर्थात इससे पूर्व हम टाइम को रिफर नहीं कर सकते, इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बिग बैंग सिद्धांत में कहा कि अनंत समय पहले ब्रह्मांड में संपूर्ण पदार्थ एक ही बिंदु के रूप में था जिसे
सिंगुलैरिटी कहा गया, उसी में सारा पदार्थ अंतर्निहित था। सारा पदार्थ एक ही बिंदु पर घनीभूत होने के कारण सिंगुलैरिटी में उपस्थित अनंत गुरुत्वाकर्षण बल था। यानी कि ये जो पदार्थ एक ही बिंदु पर घनीभूत हो रहे थे, उसका जो महत्वपूर्ण कारण था कि इसमें इन पदार्थों में अनंत गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके कारण घनत्व में वृद्धि होना शुरू हुआ, जिससे उसमें ऊर्जा में लगातार वृद्धि होने लगा। आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व जब महाविस्फोट की घटना होती है, तब समय पदार्थ चारों ओर फैलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बिंदु के रूप में सारा ब्रह्मांड के जो पदार्थ एक बिंदु के रूप में सिंगुलरिटी, जिसे सिंगुलरिटी नाम दिया गया, वो उसमें उपस्थित थे। और ये इस बिंदु में अनंत गुरुत्वाकर्षण बल था। अनंत गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण सारे पदार्थ इसकी तरफ एक ही जगह पर एकत्रित थे और इसके फलस्वरूप इसमें घनत्व में वृद्धि होना प्रारंभ शुरू हो गया। घनत्व इसका बढ़ते चला गया और घनत्व बढ़ने के फलस्वरूप इसमें अनंत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। आगे चल करके आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व कुछ वैज्ञानिकों ने माना है 15 अरब वर्ष पूर्व इसमें विस्फोट होता है। यह पहले एक वॉलीबॉल के रूप में का रूप ग्रहण करता है और आगे चल करके ये पूरी तरह से इसमें विस्फोट हो जाता है, जिसे महाविस्फोट नाम दिया गया। और महाविस्फोट होने के फलस्वरूप जब इसमें महाविस्फोट होता है तो इसमें इससे से पदार्थ की उत्पत्ति होती है, समय की उत्पत्ति होती है तथा स्थान की उत्पत्ति होती है। अब जो पदार्थ थे, पदार्थ में अगर देखा जाए तो पदार्थ से मौलिक कणों का निर्माण होता है। मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो, ये सब की उत्पत्ति होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब मौलिक कण थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बहुत ही प्राथमिक कण थे। न्यूट्रिनो के बारे में कहा जाता है कि 1 मील चौड़ी कांच की अगर दीवार हो, उस पर हल्के से इसको अगर हिट किया जाए तो वह उसे तुरंत क्रॉस कर जाता है। और इन मौलिक कणों में से कई तत्वों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब ये समय, चूँकि इस समय को हम इसके पहले रिफ़र नहीं कर सकते, तो समय की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार जब सिंगुलरिटी में महाविस्फोट होता है उसी समय से माना जाता है। मैटर में बहुत सारे मैटर की उत्पत्ति होती है तथा स्पेस का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच का जो स्थान होता है। समय तथा स्थान की उत्पत्ति के फलस्वरूप मौलिक कण बनते हैं। पदार्थ से मौलिक कण का, मौलिक कणों से तत्वों का निर्माण होता है, तत्वों से हाइड्रोजन का निर्माण होता है तथा इन हाइड्रोजनों से सघन बादलों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा जाता है। इन निहारिकाओं से आगे चल कर के तारों का निर्माण होता है। तारे ग्रुप बना लेते हैं, जिसको गैलेक्सी कहा जाता है। आगे चलकर इन गैलेक्सियों से आकाशगंगाओं का महापुंज बन जाता है, जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहा जाता है। इस तरह के असंख्य सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो इसको एक बार हम फिर से देखते हैं। अनंत काल पूर्व ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक ही बिंदु के रूप में उपस्थित थे, जिसको हम सिंगुलरिटी कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा था कि सभी पदार्थ यहाँ एक स्थान पर एकत्रित थे और एक ही पदार्थ एक ही स्थान पर एकत्रित होने के कारण इसमें, चूँकि ये जो पदार्थ एकत्रित थे, इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल अनंत था, जिससे घनत्व में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इसमें घनत्व बहुत ज़्यादा था और ऊर्जा भी अनंत था। आगे चल करके ये जो पदार्थ था, आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट होता है, जिसे महाविस्फोट का नाम दिया गया। पहले ये वॉलीबॉल के आकार में परिवर्तित होता है, आगे चल करके ये फायर बॉल के रूप में ये आकार ग्रहण कर लेता है और इसमें विस्फोट होता है। और इस विस्फोट के फलस्वरूप
पदार्थ की उत्पत्ति होती है, समय की उत्पत्ति होती है तथा स्थान की उत्पत्ति होती है। पदार्थ से मौलिक कणों का निर्माण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो इत्यादि बनते हैं। आगे चल करके इन्हीं से विभिन्न एलिमेंट का निर्माण होता है, तत्वों का निर्माण होता है, जिनमें प्रचुर मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। हाइड्रोजन से आगे चल करके असंख्य घनीभूत बादलों का निर्माण होता है जिसे निहारिका कहा गया। इन निहारिकाओं से चल करके आगे अगर इन निहारिकाओं को से गैलेक्सी का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है तथा आगे चल करके गैलेक्सी जो है सुपर गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी में परिवर्तित हो जाता है और इन सुपर क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। वहीं समय की उत्पत्ति इस महाविस्फोट के समय से ही मानी जाती है। इसके पूर्व हम समय को रिफर नहीं कर सकते तथा स्थान चूँकि पदार्थों के बीच चूँकि इसी के बाद जो पदार्थ थे वो एक दूसरे से दूर जाना प्रारंभ हो जाते हैं, इससे स्थान का निर्माण होता है। स्थान अर्थात दो वस्तुओं के बीच का जो स्पेस होता है उसे स्थान कहते हैं। इसके संबंध में कुछ साक्ष्य भी दिए गए हैं। जो प्रमुख साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसमें एडविन हब्बल का एविडेंस है। 1920 में एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया तथा उन्होंने देखा कि आकाशगंगाओं या दो तारों के बीच की दूरी बढ़ रही है। रॉबर्ट बेकनर ने भी इसके संदर्भ में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। जॉन मैथर जो कि नासा के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक सैटेलाइट इस्टेब्लिश किया है पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। वह बराबर स्टडी कर रहा है और उसके द्वारा जो हमारा ब्रह्मांड है और हमारे ब्रह्मांड की सभी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ऐसा उनके रिसर्च में पाया गया। अब आगे हम देखते हैं कि जब महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अब प्रश्न होता है कि क्या ब्रह्मांड ऐसे ही फैलता जाएगा या फिर लौट कर उसी बिंदु पर वापस आ जाएगा। इस पर वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न शोध जारी हैं। फिर भी इसके संबंध में दो मत वर्तमान में प्रचलित हैं। पहला बिग क्रंच अर्थात जैसे हमारा ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी पॉइंट है से लेकर के फैल रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऊर्जा अवश्य कार्य करेगी। यानी कि जब उसमें विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के पश्चात जो पदार्थ हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो कहीं ना कोई ऊर्जा उसमें कार्य कर रहा होगा। लेकिन आने वाले समय में अगर वह ऊर्जा कभी ना कभी अगर समाप्त हो जाएगा और भविष्य में जब भी वह ऊर्जा समाप्त होगा, तो वैसे ही जब भी वो ऊर्जा समाप्त हुआ उसके बाद ब्रह्मांड का जो फैलना होगा वो बंद हो जाएगा और संपूर्ण मैटर बिग क्रंच की स्थिति में आ जाएगा, अर्थात उसी सिंगुलरिटी पॉइंट पर पुनः वापस आ जाएगा। दूसरा कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है तो ब्रह्मांड फैलता चला जाएगा। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे डार्क मैटर हैं और ये जो ब्रह्मांड के विभिन्न पदार्थ हैं या ब्रह्मांडीय पिंड हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वो इतने दूर चले जाएंगे कि आगे चलकर ब्लैक होल्स में समा जाएंगे तथा फिर वापस वो पुनः नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।